प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेक्टर मुनरो। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले सबसे पहले भारतीय शासक कौन थे? ये हैं हैदराबाद के निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। आई होप आप याद रखेंगे, डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की गई थी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर थे। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुए? तो ये क्लाइव से पराजित हुए, क्योंकि 1757 प्लासी का युद्ध था और प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। सुगौली की संधि 1816 किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में युद्ध हुआ था और श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका है आपको पता चल गया है, और इसके द्वारा कब्जे किए गए थे कौन कौन से राज्य? झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा के उन्मूलन से ठगी प्रथा किसने समाप्त की? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। वोडेयार के शासक कौन थे? मैसूर रियासत। ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया सन 1758 में। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो प्लासी का युद्ध इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य एक ही था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। वे क्लर्क बनाना चाहते थे। ये शुरू से ही ये बात आपने सुनी होगी। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? ब्रिटिश साम्राज्य में प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर अवध को डलहौजी ने अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था, साम्राज्य में। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? तो 1835 के मैकाले मिनट से आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। भारत के वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग के काल में है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी? डलहौजी।
सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहान उल मुल्क। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां या बुरहान, उनका नाम बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम और सिराजुद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। युद्ध को घोषित भी किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित भी हुए। तो ये है शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल का सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स आए थे। ठीक है। ये नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो संघर्ष का प्रमुख कारण अंग्रेजों ने व्यापार में छूट का दुरुपयोग किया। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए, यह कहाँ घटी थी? यह घटना कलकत्ता में घटी थी। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? K.M. पडिक्कर। सुरक्षा प्रकोष्ठ संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रज़ा खान को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? रॉबर्ट क्लाइव ने राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था? सर आयुरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन व आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन व आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव। आंसर आपको समझ में आ रहा होगा, गुरु अर्जुन देव। ठीक है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया, बक्सर का युद्ध। निर्णायक युद्ध कहा जाता है बक्सर के युद्ध को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? सुकर चकिया। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा जो है वो सिखों द्वारा पवित्र माना गया था? वहाँ समाधि है गुरु गोविंद सिंह की। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 में श्रीरंगपट्टनम में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है किसका? तमिलनाडु के एक नगर का नाम है डिंडीगुल। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के काल में। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है।
किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ऐसे थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। ठगों के दमन में कौन संबद्ध था? कर्नल स्लीमैन। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? जुल्फिकार खां की सहायता से। फारूक सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु की सहायता से। नृप निर्माता मतलब किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? फर्रुखशियर। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो फर्रुखशियर की हत्या सैयद बंधुओं ने करवा दी थी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला का नाम था। अवध, हैदराबाद, भरतपुर और रुहेलखंड व फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासन के काल में हुए थे? मुगल शासक उस समय थे शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीब दौला के भय के कारण 12 वर्ष तक दिल्ली से दूर निर्वासित रूप में जीवन बिताया, फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? ये है शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था? उसके द्वारा अपनी आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है कि कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएरे यार में। बहादुर शाह द्वितीय एक शायर भी था और उसने ये शायरी लिखी है। आप एक बार रिपीट कर लीजिए, शायद अच्छे से समझ में आ जाए। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रमुख मुगल बादशाह कौन था? पेंशनर बनने वाला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। पेंशन पे ही मान गया। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामणि। ठीक है, ग्रामीण जाटों को एक सैनिक के रूप में संगठित किया चूड़ामन ने या चूड़ामणि ने। किसे जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जाट इस इलेक्सेस कहा जाता है? सूरजमल को। मुर्शीद उली खां जफ़र खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? फर्मवाशियर से मिली थी। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनी मुर्शीद कुली जाफ़र खां। इसका पूरा नाम मुर्शीद कुली जाफ़र खान है।
बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वाद का प्रमुख कारण क्या था? तो जो 1717 में जारी फरमान मुगल बादशाह फारुखशियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद उली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। यही विवाद का कारण था। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं? अलीवर्दी खां ने कहा था अंग्रेजों के विषय में। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? अलीवर्दी खां ने कहा था। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी खां वो खुद ही कहता है कि मधुमक्खी हैं, ये मधुमक्खियों के छत्ते की तरह है, अगर न छेड़ा जाए तो शहद देगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर प्राण ले सकती है, और ऐसे ही समुद्र में आग लग जाएगी। यह भी अलीवर्दी खां का कथन था। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच के साथ निर्बल करने का विचार मत करना? इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे, अलीवर्दी खां ने ही कहा था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि व कुछ क्षेत्रों में जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। ये 24 परगना, ठीक है। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र का नाम है 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाई। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज उस पर हस्तक्षेप न करें उसके राज्य में। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बना ली। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं और मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को ये चिट्ठी लिखे थे मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर जाफर ने। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में किनके बीच हुई? शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? मीर जाफर को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? मुबारकुद्दौला ने। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। मैं वह किसके लिए वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो मीर जाफर के लिए। अंग्रेजी जो कंपनी के अधिकारी थे वो
मीर जाफ़र के लिए कहते थे कि ये एक सोने की थैली है, जब चाहे हाथ डाल सकते हैं। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक सत्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली ने घोषणा की थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई? तो 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? लॉर्ड मैकेरी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल कौन थे? ट्रावरकोर, निजाम, मराठा व अंग्रेज। इतने लोग टीपू के विरुद्ध थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय मोर्चा, जिसमें ट्रावरकोर, निजाम, मराठा व अंग्रेज शामिल थे। किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र साधनों को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान ने कहा था। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन का जीना? ये टीपू सुल्तान का कथन है। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना प्रारंभ किया और साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनाना प्रारंभ किया? तो राजसी वस्त्र पहनने का और दशांश धार्मिक कर वसूल करना, ये सब गुरु अर्जुन देव ने शुरू किया था। किस सिख गुरु ने कहा कि सर दाद सिरे न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो ये तेग बहादुर ने कहा। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि मैंने शीश कटा दिया पर अपना रहस्य नहीं बताया। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? तो ये है सिख गुरुदेव तेग बहादुर। किसने मुखलीपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया था? तो बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी, ये नाम है। इन्होंने लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फर्रुख सियर के आदेश पर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कर्पूर सिंह ने। कर्पूर सिंह भी लिखता है, कर्पूर सिंह, ठीक है। कि सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कर्पूर सिंह ने। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर पर अधिकार के बाद। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनैतिक राजधानी व अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? तो ये किसने छीने थे? भंगी, ठीक है। इसका आंसर है भंगी। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच ये जो सतलज नदी थी उसको सीमा निर्धारित की गई। पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक पंजाब में रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में 46 में व द्वितीय
आंग्ल सिख युद्ध 1848 में 49 में। तो ये लाइन से चल रहा है के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? दिलीप सिंह थे पंजाब राज्य के शासक। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलन वरो के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय जाता है। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। सहायक संधि के संबंध में लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीयों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उस दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले था। सहायक संधि को सुनिश्चित तथा व्यापक स्वरूप प्रदान किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर कौन थे? ये लॉर्ड डलहौजी थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर में थी। राज्य अपहरण की नीति के बारे में कौन सा एक सही कथन है? इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिए जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। इसका अर्थ ये है कि राज्य को छीनने का एक ब्रिटिश अधिकारियों ने एक नियम बनाया था कि गोद लिए हुए जो नेक्स्ट राजा बनने वाले हैं उत्तराधिकारी वो नहीं बन सकते अगर वो गोद लिए गए उत्तराधिकारी हैं तो ये एक अपहरण राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने की नीति थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुए थे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये आंसर पता है, सिराजुद्दौला थे। ठीक है, 130 प्रश्न पूरे हुए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बिहार के एग्ज़ाम में, यूपी के एग्ज़ाम में, यूपीएससी, बीपीएससी और जो भी इस टाइप के एग्ज़ाम हैं जिसमें आपको हिस्ट्री पूछी जानी है वे काम आने वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न काम आने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू माय चैनल।